मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक क्षमता को जागृत किया। यह 1 मीटर के दायरे में किसी भी निर्दिष्ट निर्जीव वस्तु को उसकी मूल स्थिति में वापस ला सकता है। राज्य। लेकिन व्यवहार में किसी किताब को ताज़ा करने से आपको वही किताब मिलती है। एक तौलिए को ताज़ा करने से आपको वही तौलिया मिल जाता है। तो ज़ोंबी सर्वनाश में 3 महीने मेरी प्रेमिका ने आखिरी आधा पैक ले लिया पटाखे और बिना पीछे देखे मेरे पास से निकलकर सीधे दूसरे आदमी की कार में बैठ गया। जाने से पहले उसने मेरे पैरों पर एक खाली इंस्टेंट नूडल कप फेंक दिया, जैसे स्क्रैप फेंक रहा हो। एक कुत्ते को डोट। मुझे दोष मत दो प्रिय, तुम्हारी योग्यता बिल्कुल बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मरते दम तक। निराशा में मैंने उस खाली कप को देखा और मेरे दिमाग में एक अजीब विचार कौंधा, ताज़ा करो। हवा में गोमांस की भरपूर स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। फटे हुए रैपर के नीचे एक पूरी तरह से व्यवस्थित नूडल केक और 3 मसाला पैकेट रखे हुए थे। मैं ठिठक गया। मेरी काबिलियत बेकार नहीं थी, हम सबने इसे पूरी तरह गलत समझा था। अपनी मूल स्थिति में रीसेट करने का मतलब यह नहीं था। 1 सेकंड पहले का राज्य, इसका मतलब उस क्षण से था जब यह पहली बार अस्तित्व में आया था। एक खाली इंस्टेंट नूडल कप। इसकी मूल स्थिति बिल्कुल नई, फैक्ट्री सीलबंद नूडल्स का कप थी। मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। डर से नहीं, बल्कि शुद्ध, विस्फोटक उत्साह से। मैंने लूटे गए सुविधा स्टोर के चारों ओर देखा। अलमारियां फटे नाश्ते के रैपर और पेय की खाली बोतलों से अटी पड़ी थी। बाकी सभी के लिए यह कचरा था, लेकिन मेरे लिए यह एक अंतहीन खजाना था। मैंने नूडल्स बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। सर्वनाश में किसी भी भोजन की गंध अवांछित आगंतुकों को आकर्षित कर सकती है। फिर मैं सावधानी से सुविधा स्टोर की दूसरी मंजिल के भंडारण कक्ष तक चढ़ गया। प्रवेश द्वार को भारी शेल्विंग इकाइयों से बंद कर दिया गया। इसके सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने फर्श पर एक खाली नूडल कप रखा और मन में फुसफुसाया, ताज़ा हो जाओ। कप के पार एक बमुश्किल दिखाई देने वाली लहर चमकी और तुरंत नूडल्स का एक और बिल्कुल नया कप सामने आ गया। फिर मैंने अपनी खुशी रोक ली और आगे बढ़ता रहा। 10 मिनट बाद 60 नूडल कपों का एक पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरी क्षमता में 10 सेकंड का कूल डाउन था, जिसका मतलब था असीमित नूडल्स, हमेशा के लिए। तभी मेरी नजर पास में पड़ी पानी की खाली बोतल पर पड़ी। ताज़ा करें। तुरंत साफ पानी की 500 मिलीलीटर की पूरी बोतल सामने आ गई। मैं फर्श पर पड़ी प्राथमिक चिकित्सा किट की ओर मुड़ा। खाली खोल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ताज़ा करें। मेरे हाथ में एक बिल्कुल नई प्राथमिक चिकित्सा किट दिखाई दी। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवा, सबसे कीमती। सर्वनाश में आपूर्ति अब मेरे लिए असीमित थी। लिली, तुम्हें लगा कि मेरी क्षमता बेकार है? बस रुको। एक दिन तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे खाने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को उस भंडारण कक्ष में बंद कर लिया। वहां जमा खाली पैकेजिंग के पहाड़ मेरा कच्चा माल बन गए। चिप्स, पटाखे, चॉकलेट, कुछ भी जो पेट भर सकता था, मैंने डिब्बों में ताज़ा कर दिया। और आपूर्ति के बक्से, पेय और बोतल बंद पानी से आधा कमरा भर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एक खाली गैस कनस्तर मिला। दुकान से एक पोर्टेबल कैंप स्टोव मेरी पीठ पर बंधा होने के कारण मैं अंततः कुछ खा सका। गर्म। कमरे की हर खिड़की बंद करने के बाद मैं कुछ गर्म खाने में सक्षम था। उसी कमरे में मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, मसाले के 3 पैकेट फाड़े और धीरे से खोले। नूडल केक को अंदर उतारा। जब वह लंबे समय से भूली हुई सुगंध मेरी नाक से टकराई, तो आखिरकार मेरे आंसू आ गए। मैं रोया और एक ही समय में सब कुछ खाते हुए खाया। सर्वनाश शुरू होने के बाद से यह सबसे तृप्तिदायक, सबसे शांतिपूर्ण भोजन था जो मैंने खाया था। पेट भर जाने से मेरा मन साफ होने लगा। यहाँ छिपना कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। अंततः लाशें अंदर आ जाएंगी या अन्य बचे लोगों को यह जगह मिल जाएगी। मुझे एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की जरूरत थी और मुझे हथियारों की जरूरत थी। केवल भोजन और पानी लेने से ही मैं एक लक्ष्य बन जाऊंगा। एक मेमना वध होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने अपना सारा सामान 2 बड़े टुकड़ों में भर दिया। लंबी पैदल यात्रा के बैकपैक्स,
फिर दरवाजा खोला और बाहर की जांच की। कुछ लाशें सड़कों पर लक्ष्यहीन रूप से घूम रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ताजा किए गए फलों के चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जिस दिन इसे बनाया गया था, उसी दिन तेज गति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। स्टोर छोड़ना अपेक्षा से अधिक सहजता से चला गया। अधिकांश ज़ोंबी से बचने के लिए मैंने पिछली गलियों की भूल भुलैया का उपयोग किया। जब मेरी नजर एक भटके हुए व्यक्ति पर पड़ी, तो मैंने उसमें सोडा की एक ताजी भरी पूरी कैन पटक दी, और जब वह लड़खड़ा रहा था, तो उसे चाकू से खत्म कर दिया। मेरा गंतव्य शहर के पश्चिमी किनारे पर ब्लू बे समुदाय था। एक प्रसिद्ध उच्च स्तरीय आवासीय परिसर, एक ठोस सुरक्षा व्यवस्था और ऊंची, मोटी दीवारों के साथ। इसे सर्वनाश के शुरुआती दिनों में ही कायम रहना चाहिए था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे माता पिता वहीं रहते थे। जब सर्वनाश हुआ, मैं स्कूल में था और उनसे संपर्क टूट गया। उन्हें ढूंढना ही मुझे आगे बढ़ाने वाली एकमात्र चीज थी। लेकिन ब्लू बे समुदाय की राह मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। लावारिस वाहनों से हर मुख्य सड़क जाम हो गई। रास्ते में मैंने बहुत सी भयावहताएं देखीं। आपूर्ति के स्क्रैप को लेकर हिंसक झड़पें। उस पल में मैं दर्दनाक स्पष्टता के साथ समझ गया, लिली का विश्वासघात शायद बहुत क्रूर दुनिया का सबसे छोटा टुकड़ा था। यहाँ तो मानवता तार-तार हो चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं अंततः ब्लू बे समुदाय की बाहरी परिधि पर पहुंच गया। ब्लू बे समुदाय की ऊंची, मोटी दीवारें, ऊंचे लोहे के दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए, और धुंधली छायाएं दीवारों के साथ पहरा दे रही थी। यह वास्तव में उत्तरजीवियों का गढ़ बन गया था। मैं काफी देर तक दूर से देखता रहा। अंदर जाने का मतलब था उनकी स्क्रीनिंग से गुजरना। इसलिए मैंने अपना पैक पुनर्गठित किया। अपनी अधिकांश आपूर्ति को एक गुप्त जल निकासी सुरंग में छिपाना, केवल 2 बोतल पानी और एक पैकेट पटाखे रखना, और गेट की ओर जा रहे एक साधारण शरणार्थी की भूमिका निभाई। रुको, वहां कौन है? ऊपर की दीवार से तेज चीख की आवाज आई। मैंने दोनों हाथ उठाए और ऊपर देखा। धूल और गंदगी से सना हुआ चेहरा दिखा रहा हूं। मैं यहीं का निवासी हूं। मेरा नाम इवान लिन है। मेरी यूनिट बिल्डिंग 17 में है। बिल्डिंग 17, इवान लिन। इवान लिन। 12 शांत हो गया, जाहिरा तौर पर रेडियो के माध्यम से जांच कर रहा था। एक क्षण बाद लोहे का गेट थोड़ा सा टूटकर खुल गया, और एक आदमी स्टील का पाइप पकड़कर बाहर निकला। उसका चेहरा संदेह से कस गया। ईडी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने अपनी आईडी निकाली, तैयार और प्रतीक्षा करते हुए इसे सौंप दिया। उसने इसकी जांच की, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बस आपकी आपूर्ति कहाँ है? मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरी आवाज में सही मात्रा में घुटा हुआ डर मौजूद है। यहाँ रास्ते में मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। मेरे पास बस इतना ही बचा है। उस आदमी ने संदेह करते हुए भौहें सिकोड़ ली। लेकिन मेरे दुबले-पतले शरीर और दयनीय उपस्थिति का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने अपना बचाव छोड़ दिया। अंदर आएं। नियम याद रखें। सभी नवागंतुकों को सौंपना होगा। सामुदायिक वितरण के लिए उनकी आधी आपूर्ति। उस पर मेरी छाती कड़ी हो गई। लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले से योजना बनाई थी। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और पानी की एक बोतल दे दी, और पटाखों का आधा पैकेट। वह आदमी उन्हें ले गया। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे हाथ हिलाया। एक बार दृश्य के अंदर जाने से मुझे कुछ राहत मिली। तनावपूर्ण, हाँ, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो थी। लोग गश्त कर रहे थे। अन्य लोग सुरक्षा को मजबूत कर रहे थे, और महिलाओं और बच्चों को एक साथ आश्रय दिया गया। सामुदायिक क्लब हाउस में। यह स्थान सर्वनाश में एक द्वीप के समान था। बाहर खून खराबे और अराजकता से अस्थायी रूप से कटा हुआ। पंजीकरण संभालने वाली एक महिला ने मुझे बताया, समुदाय था अब बॉस लियो नामक किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। पूर्व संपत्ति प्रबंधक। सर्वनाश के बाद उसने पृथ्वी जैसी क्षमता जागृत की और सभी की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दल का आयोजन किया।
प्रत्येक निवासी को दैनिक भोजन राशन प्राप्त हुआ। उनके योगदान बिंदुओं के आधार पर जो लोग अधिक चाहते थे उन्हें गश्ती दल में शामिल होना पड़ा या रसद इकाई। मैंने खराब स्वास्थ्य को एक बहाना बनाया और अभी के लिए किसी भी समूह से बाहर रहे। मेरी तत्काल प्राथमिकता मेरे माता पिता को ढूंढना था, लेकिन जब मैं उत्सुकता से हमारे सामने वाले दरवाजे तक भागा, मैंने पाया कि सुरक्षा दरवाजा जबरदस्ती खुला हुआ है और अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की गई। मेरा दिल बैठ गया। मैं माँ और पिताजी को चिल्लाते हुए अंदर भागा। केवल मृत सन्नाटा। लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर धूल की एक पतली परत चढ़ गई। वे कम से कम कई दिनों के लिए चले गए थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। निराशाजनक स्थिति में एक छोटी सी दया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। एक असहायता और भय ने मुझे जकड़ लिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। जैसे मैं वहां खोया हुआ और खोखला बैठा था। कदमों की आहट दरवाजे के बाहर गूंज उठी। एक व्यंग्यात्मक आवाज ने पुकारा, अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है कि हम एक से चूक गए। मैंने अपना सिर ऊपर कर लिया। 2 आदमी दरवाजा रोक रहे थे। सामने वाला मुंडा हुआ था। गंजा एक हिंसक मुस्कान के साथ मुझे आकार दे रहा है। मैंने उसे पहचान लिया। वह बॉस लियो में से एक था, लेफ्टिनेंट बिच्छू। बिच्छू ने अपने होंठ चाटे। मुझे कटिंग बोर्ड पर मांस के टुकड़े की तरह देख रहा हूं। इस इकाई का पंजीकृत स्वामी। कुछ दिन पहले बॉस लियो के साथ कर्ज वसूला। उन्हें बाहर कर दिया गया। यह जगह अब हमारी है। मेरी आंखें झुक गईं। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? आराम करें, हमने अभी अभी उन्हें बाहर निकाला है। सर्वनाश में बेकार लोगों के साथ यही होता है। लेकिन आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप में कुछ झगड़ा है। इधर उधर रहो, हमारे लिए कुछ काम करो और शायद हम तुम्हें खाने देंगे। मैं बहुत नादान था, यह सोचकर कि यह स्थान एक सुरक्षित ठिकाना है। पता चला कि यहां भी वैसा ही है। ताकतवर कमजोरों का शिकार करता है। जैसे जैसे वे करीब आए, मेरा हाथ चुपचाप मेरे बैग की साइड वाली जेब की ओर बढ़ गया, जहां एक ताजा ताजा फल चाकू इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को लड़ने के लिए तैयार किया, दरवाजे से एक शांत, दृढ़ महिला आवाज कटती है, नीचे रहो। बिच्छू और उसका साथी एक सुर में जम गए। जब उन्होंने देखा कि यह कौन था, उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुरंत उसकी जगह चापलूसी भरी मुस्कुराहट ने ले ली। दरवाजे पर मौजूद महिला ने पूरा काला लड़ाकू गियर पहना हुआ था। उसने अपनी बगल में एक तांग कृपाण ले रखा था। गहरा लाल खून अभी भी ब्लेड पर चिपका हुआ है और उसके पीछे कई समान रूप से दुर्जय दस्ते के सदस्य खड़े थे। मैंने उसे पहचान लिया। वह लीना थी, शार्प ब्लेड स्क्वाड के कप्तान, सुरक्षा दल में सबसे विशिष्ट लड़ाकू इकाई। अफवाह यह थी कि उसने प्रिसिजन नामक एक दुर्लभ क्षमता जागृत कर ली थी, उस शक्ति के साथ जो थी मापना असंभव, और वह बॉस लियो का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। लीना ने स्कॉर्पियन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर मुझ पर टिकी और उसने धीरे से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने जीवन रेखा पकड़ ली। वे मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू का चेहरा बदल गया। उसने समझाने की कोशिश की, कमांडर, उसके झूठ को मत सुनो। उनके माता पिता पर योगदान अंक बकाया थे। हम यहाँ सिर्फ यूनिट पर दावा करने के लिए आए थे। कब से एक इकाई का दावा करने के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा दरवाजा बंद करने की आवश्यकता होती है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अचूक अधिकार था। अभी बाहर निकले। स्कॉर्पियन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी फांसी से माफ किया गया हो। उसने अपने साथी को पकड़ लिया और बोल्ट लगा दिया। खतरा टल गया। मेरे शरीर से तनाव खत्म हो गया और मैं लगभग गिर पड़ा। लीना ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उन लोगों से दूर रहें। उसने इसे निमंत्रण नहीं, चेतावनी की तरह कहा और जाने के लिए मुड़ गई। मैंने जल्दी से उसके पीछे फोन किया, कमांडर लीना, क्या आप जानते हैं कि मेरे माता पिता को कहाँ भेजा गया था? उनके नाम फ्रैंक और सुसान लिन है।
लीना ने एक पल के लिए सोचा। मैं उन्हें याद करता हूँ। बॉस लियो ने उन सभी को बाहर निकाल दिया जो काम नहीं कर सकते थे या लड़ नहीं सकते थे। उत्तरी गेट के बाहर परित्यक्त कारखाने में बुजुर्ग, कमजोर, बीमार। उन्होंने इसे उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करने देना कहा। मेरी छाती जोर से भींच गई। एक परित्यक्त कारखाना, न खाना न सुरक्षा। वह मृत्युदंड के समान ही अच्छा था। जिस क्षण लीना चली गई, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उस फैक्ट्री में जाना था। मुझे माँ और पिताजी को ढूंढना था। लेकिन सबसे पहले मुझे खुद को हथियारबंद करने की जरूरत थी। मैंने अपने पैक से एक चॉकलेट बार निकाला, उसे ठीक करने के लिए 2 टुकड़ों में नीचे रख दिया। मेरी ऊर्जा, फिर मेरी नजर उस स्टील पाइप की ओर गई जिसे स्कॉर्पियन ने फर्श पर छोड़ दिया था। जंग लगा हुआ, थोड़ा मुड़ा हुआ भी। मैंने अपना हाथ उस पर दबाया। ताजा करें। मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया स्टील पाइप दिखाई दिया, जो ठंडी धातु की चमक से चमक रहा था। वह पर्याप्त नहीं था। मैं रसोई में भागा और मुझे अपने पिताजी की पुरानी आउटडोर सर्वाइवल किट मिली, जो रखी हुई थी। एक बहुपकरण फंसाने वाला फावड़ा, एक उत्तरजीविता कुल्हाड़ी और एक लड़ाकू चाकू। वर्षों तक अछूते बैठने से सभी सुस्त हो गए। ताजा करें। तीनों ब्लेड तुरंत उसी तेज धार पर वापस आ गए जो उनके पास उस दिन थी। वे बनाए गए थे। जब अंधेरा छा गया, मैं गश्त के बीच के अंतराल से फिसल गया, शिफ्ट हो गया और उत्तरी गेट की ओर चला गया। यह मुख्य द्वार से कहीं अधिक उजाड़ था। बस 2 गार्ड अपनी पोस्ट पर जम्हाई ले रहे हैं। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय मैंने कैमरे में एक ब्लाइंड स्पॉट पाया और एक ताजा रस्सी का उपयोग किया। बिना पसीना बहाए 3 मीटर से अधिक ऊंची दीवार पर चढ़ना। दीवार के बाहर बंजर भूमि थी। दूरी में एक कारखाने का छायाचित्र स्टील के एक मूक जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। हवा से सड़ांध की दुर्गंध आ रही थी। कहीं अंधेरे में लाशें करा रही थी। मैंने अपना स्टील पाइप पकड़ लिया, नीचे झुक गया और तेजी से फैक्ट्री की ओर बढ़ा, लेकिन जितना करीब मैं गया, उतने ही अधिक लाशें थी। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया और कम से कम 1 दर्जन लाशों को इकट्ठा होते देखा। फैक्ट्री गेट, अंदर किसी चीज से खींचा हुआ, अपने शरीर को सीलबंद पर पटकते हुए। लोहे के दरवाजे, उन दरवाजों के पीछे से हल्की हल्की चीखें और चीखें आ रही थी। माँ और पिताजी वहां थे। मैं घबरा गया, लेकिन कारण ने मुझे रोके रखा। मैं अंधाधुंध जल्दबाजी नहीं कर सकता था। मैंने क्षेत्र को स्कैन किया और एक पंक्ति देखी। फैक्ट्री की ओर की दीवार के साथ लगभग 4 मीटर ऊंची ऊंची खिड़कियां। वह मेरा रास्ता हो सकता है। मेरा मन बन चुका था। मैं ले जाया गया। मैंने एक ढीला पत्थर उठाया और उस पर फेंक दिया। सड़क के नीचे एक परित्यक्त कार में मेरे पास जो कुछ भी था, यह मारा। मैंने खिड़की पर जोर से प्रहार किया। गेट पर मौजूद लाशों ने चारा ले लिया। धीरे धीरे मुड़ना और ध्वनि की ओर लड़खड़ाना। मैंने उस पल का फायदा उठाया, तेजी से फैक्ट्री की दीवार की ओर दौड़ा, अपनी रस्सी खींची, रस्सी बांधी, चढ़ते हुए एक सिरे को उठाया और उसे जोर से घुमाया। गैंती खिड़की के किनारे पर मजबूती से चिपक गई। मैंने एक सांस ली, हाथ पर हाथ रखकर चढ़ गया। मैंने खुद को खिड़की से बाहर निकाला और अंदर चला गया। यह एक विशाल उत्पादन कक्ष था। जंग लगी मशीनें और हर जगह बिखरे हुए हिस्से थे। टूटी हुई छत से चांदनी की केवल पतली किरणें गिर रही थी। फर्श के दूर छोर से लोग दबे स्वर में रोते और बहस करते हुए आए। मैंने सावधानी से चलते हुए आवाजों का अनुसरण किया। अंधेरे में टूटे हुए बैरिकेड वाले एक कोने में मशीनरी। मुझे दर्जनों जीवित बचे लोग मिले। इनमें से अधिकतर बुजुर्ग या बच्चे थे। मैंने तुरंत अपने माता पिता को देखा। वे कोने में छिपे हुए थे। माँ अपने घुटनों को पकड़कर रो रही थी। आवाज, जबकि पिताजी ने उसे अपने पास रखा, फुसफुसाते हुए सांत्वना दी। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने उन्हें पुकारा, मेरी आवाज टूट रही थी। हर कोई चौंक गया और एक ही बार में मुड़ गया। माँ और पिताजी ने अपना सिर ऊपर उठाया और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे सदमे में आ गए, अत्यधिक खुशी में। माँ की चीख निकल गई और वह मेरी ओर लपकी। इस निराशाजनक सर्वनाश में हम तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया।
पुनर्मिलन की खुशी ने हर डर और निराशा के हर कण को धो दिया। लेकिन वह क्षण छोटा कर दिया गया। कठोर आवाज से छोटा, अरे तुम कहां से आए? चेहरे पर लंबे घाव वाला एक आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे हट्टे कट्टे युवकों का एक समूह है, जो स्पष्ट रूप से यहाँ का प्रभारी है। लालच से जलती हुई उसकी आंखें मेरे उभरे हुए बैग पर टिक गईं। प्रभावशाली बच्चा यहाँ अकेले ही काम कर रहा है। बैग में क्या है? सबको दिखाओ। मैं अपने माता पिता के सामने गया और उनकी आंखों से गर्मजोशी से मुलाकात की। यह मेरा है। आपका? स्कार ने एक छोटी तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। यह सब मेरा है। अगर तुम होशियार हो तो बैग सौंप दो, वरना। उसने अपना चाकू धीरे से घुमाया। इस धमकी को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उसका दल उसके पीछे चला गया। भेड़ियों की तरह चक्कर लगा रहे हैं। बुजुर्ग और कमजोर लोग जिन्हें यहाँ फेंक दिया गया था, चुपचाप देखते रहे, उग्र लेकिन शक्तिहीन। उनकी आंखों में मेरे प्रति असहाय सहानुभूति भरी हुई थी। मेरे पिताजी ने तुरंत मुझे अपने पीछे खींच लिया। स्कार को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सर, मेरे बेटे को नहीं पता कि यहाँ कैसे काम होता है। बैग में बस थोड़ा सा खाना है। यह सब ले। बस उसे चोट मत पहुंचाओ। बहुत देर हो गई। स्कार ने व्यंग्य किया। उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। मुझे अब सिर्फ बैग नहीं चाहिए, मुझे उसकी जिंदगी चाहिए। इससे पहले कि वह मुझ पर झपटता, शब्द बमुश्किल उसके मुंह से निकले। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं पीछे नहीं हटा। मैं आगे बढ़ा और एक तीव्र सटीक कोण पर स्टील पाइप को उसकी कलाई में घुसा दिया। एक तीव्र सटीक कोण। एक तेज आवाज आई। स्कार की कलाई विचित्र कोण पर मुड़ी हुई थी। हर कोई ठिठक गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दुबला-पतला बच्चा जवाबी हमला करेगा। निशान दर्द से ठंडे पसीने में बह गया। क्रोध से उसका चेहरा घूम गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? उससे मिलो, आप सभी। मैं उससे कामना करूंगा कि वह मर जाए। उनका दल सदमे से बाहर निकला और चिल्लाते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपने माता पिता की ओर बैग फेंक दिया और उनसे मिलने के लिए पाइप उठाया। एक ने मेरे सिर पर लकड़ी का डंडा घुमाया। मैं एक तरफ मुड़ गया। मेरी कलाई को झटका दिया और पाइप के दूसरे छोर को उसके कमजोर बिंदु में डाल दिया। वह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कोई व्यर्थ आंदोलन नहीं। प्रत्येक हमले में एक कमजोर जोड़ को निशाना बनाया गया, जो मेरी सुरक्षा के लिए पर्याप्त था। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक डरा दिया कि मैं कभी थकता नहीं था। जब मैंने उनमें से 2 को गिरा दिया, तो बाकी लोग झिझकने लगे, अंदर जाने से डरने लगे। स्कार ने अपनी टूटी हुई कलाई पकड़ ली और मुझे सदमे और गुस्से से घूरने लगा। आप कौन हैं? क्या आप एक क्षमता उपयोग करता है? मैंने उत्तर नहीं दिया। मैं बस ठंडी, बिना पलके झपकाए उसे देखता रहा। सर्वनाश के इन महीनों में मैंने हर तरह की पीड़ा सहन की। इस क्षण क्रोध की ज्वाला में प्रज्वलित हो गया। दूर जाना या मर जाओ। मेरी आवाज में तीव्र उग्रता ने कमरे को खामोश कर दिया। स्कार की अभिव्यक्ति झिलमिला उठी। उसने इस तरह दीवार से टकराने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जैसे ही हम गतिरोध पर खड़े हुए, कारखाने के लोहे के दरवाजों से हवा निकलने लगी। जोरदार गर्जना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भीड़ भड़क उठी। मैं घबरा गया। लाशें गेट से टकरा रही हैं। क्या हो रहा है? वे अचानक पागल क्यों हो रहे हैं? भय भीड़ में प्लेग की तरह फैल गया। यहाँ तक कि स्कार भी मेरे बारे में भूल गया। उसने और उसके दल ने अपने शरीर को झुके हुए दरवाजों पर फेंक दिया, ढेर लगा दिया, उन्हें बंद रखने के लिए मलबा। लेकिन वहां बहुत सारे ज़ोंबी थे। प्रभाव के कारण दरवाजे हिल रहे थे, बोल्ट करा रहा था। यह किसी भी क्षण रास्ता छोड़ सकता है। सभी पर निराशा छा गई। मेरे माता पिता मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरे पास कांप रहे थे। मैंने एक नजर दरवाजों पर डाली। पुराना, भारी जंग लगा हुआ लोहा। मेरे मन में एक साहसिक विचार बना। मैंने अपना स्टील का पाइप उठाया और दरवाजों की ओर चला, हर जोड़ी की नजरें अंदर। कमरा अविश्वास से देख रहा है। आप क्या कर रहे हो?
क्या तुम पागल हो? स्कार का एक आदमी दरवाजे के पीछे से मुझ पर चिल्लाया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ ठंडी, जंग लगी सतह पर दबाया। फिर सभी की अविश्वासी आंखों के सामने एक चमत्कार सामने आया। टूटे फूटे लोहे के दरवाजे ऐसे चिकने हो गए मानो समय स्वयं पलट रहा हो। हर डेंट गायब हो रहा है, विकृत फ्रेम वापस सही स्थिति में सीधा हो रहा है। एक पल में एक चमचमाता स्टील गेट उनके सामने खड़ा था। फैक्ट्री नई और अचल। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े, लेकिन वह हिला नहीं, हर झटके को झेल गया। एक गहरी, धीमी गड़गड़ाहट के साथ पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। हर एक व्यक्ति मुझे घूर कर देखता था, अवाक। स्कार का जबड़ा खुला रह गया, उसकी कलाई का दर्द पूरी तरह भूल गया। उसने हकलाते हुए मेरी ओर इशारा किया। आपकी क्षमता, यह मरम्मत है। मैंने समझाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी ओर उदासीनता से देखा। सर्वनाश में शक्ति ही एकमात्र मुद्रा थी जो मायने रखती थी। मैंने जो निर्ममता दिखाई थी, जो उन्होंने अभी देखा था, उसके साथ मिलकर स्कार की नसों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में लालच गायब हो गया। उसकी जगह गहरे, अचूक भय ने ले ली। बॉस, मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम कर रहा था। मैं अंधा था। कृपया इसे मेरे खिलाफ न रखें। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने माता पिता के पास चला गया। माँ ने मेरी ओर ऐसे भाव से देखा जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ सका। अभिमान, चिंता और सामने वाले व्यक्ति को ठीक से न पहचानने जैसा कुछ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस पर नजर डाली, जिससे पता चला कि सब कुछ ठीक है। माँ, डरो मत, मुझे तुम्हें मिल गया है। फिर मैंने बैकपैक में हाथ डाला और सेल्फ हीटिंग चावल का भोजन निकाला। एक सॉसेज और साफ पानी की एक बोतल और उन्हें सौंप दी। माँ, पापा, पहले कुछ खा लो। भोजन की गंध ने तुरंत कमरे में मौजूद हर आंख को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बचे हुए लोग, जिन्होंने न जाने कितने समय से खाना नहीं खाया था। मैंने अपने माता पिता के हाथों में रखे भोजन को देखा। उनके गले से निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी आंखें खोखली हो रही हैं। उनकी आंखें भूख से भर गईं। स्कार और उसका दल व्यावहारिक रूप से बगदृष्टि वाले थे, उस दुनिया में जहां भोजन का मूल्य सोने से भी अधिक था। मैंने यह सब बिना पलक झपकाए ही तैयार कर लिया था, और इसने उन्हें गेट ठीक करने से भी अधिक हिला दिया। जब यह पूरा हो गया तो मैं स्कार की ओर वापस चला गया। इस क्षण से मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन वह उस कमरे के हर कोने तक पहुंच गई। स्कार का चेहरा तमतमा गया। फिर धीरे धीरे उसका सिर नीचे गिर गया। फैक्ट्री पर कब्जा करना मेरी अपेक्षा से अधिक आसान हो गया। पूर्ण शक्ति और असीमित आपूर्ति के सामने स्कार जो भी अधिकार चाहता था, वह तुरंत बह गया। मैंने उन्हें नहीं भगाया। जनशक्ति भी एक संसाधन थी। मैंने उन्हें आसपास गार्ड ड्यूटी और ज़ोंबी समाशोधन कार्यों पर लगा दिया, जबकि मैंने भोजन और रसद का काम संभाला। हर दिन मैं जायजा लेने के बहाने खुद को एक निजी कमरे में बंद कर लेता था, वास्तव में भोजन और अन्य सभी आवश्यक आपूर्ति को पूरी गति से ताज़ा करते हुए। जब एक के बाद एक टोकरे ताज़ी सामग्री उनके सामने आती गई, सभी ने मुझे आश्चर्य से देखा। उन सभी ने मान लिया कि मेरे पास किसी प्रकार की स्थानिक क्षमता है। भंडारित सामानों से भरी जेब के आकार के साथ, पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय के साथ, बचे हुए लोग धीरे धीरे जीवन में वापस आ गए। मेरे प्रबंधन के तहत पूरी परित्यक्त फैक्ट्री व्यवस्थित और कुशल बन गई। माँ और पिताजी लोगों को प्रबंधित करते हुए मेरे सबसे भरोसेमंद मददगार बन गए और आपूर्ति वितरित कर रहे हैं। उन्होंने समूह के बीच फिर से अपनी गरिमा और उद्देश्य पाया, और हर गुजरते दिन के साथ उनका उत्साह और अधिक बढ़ता गया। सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ मुझे कचोट रहा था। बॉस लियो, ब्लू बे कम्युनिटी के पूर्व संपत्ति प्रबंधक, जिन्होंने मेरे माता पिता जैसे असहाय बुजुर्ग लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर फेंक दिया था, वह कर्ज देरसवेर चुकाया जाएगा। इसके अलावा ब्लू बे समुदाय की सुरक्षा और रहने की स्थिति इस जर्जर फैक्ट्री से कहीं बेहतर थे। मैं अपने माता पिता और मेरे पीछे आने वाले सभी लोगों को असली घर देना चाहता था।
कुछ अधिक स्थिर और सुरक्षित। बॉस लियो से मिलने जाने का समय आ गया था। 1 हफ्ते बाद मैं पूरी तरह से तैयार था। अपनी ताज़ा करने की क्षमता का उपयोग करके मैंने हर छोड़े गए इलेक्ट्रिक वाहन को बहाल किया। मैंने फैक्ट्री में उसकी मूल फैक्ट्री स्थिति देखी, पूरी तरह से चार्ज और ताज़ा दर्जनों ब्रांड नए सुरक्षात्मक सूट, सुरक्षा हेलमेट और स्टील पैर वाले जूते। हथियारों के लिए स्टील पाइप और कुल्हाड़ी के अलावा मैंने अपने लोगों से कारखाने के स्टील को पीसकर दर्जनों नुकीले भाले बनाने को कहा। जहां तक स्कार और उसके अंदरूनी घेरे का सवाल है, वे अब मेरे प्रति पूरी तरह वफादार थे। मैंने उन्हें खाना खिलाया और कपड़े पहनाए। सर्वनाश में वह जीवन से भी बड़ा ऋण था। मैंने 20 सबसे मजबूत लोगों को चुना, उनमें से स्कार भी। इससे पहले कि हम निकले, मैंने अपनी एकत्रित टीम की ओर देखा और सरलता से कहा, हम वहां भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हम वह वापस लेने जा रहे हैं जो हमेशा हमारा था। ब्लू बे समुदाय के पास ठोस दीवारें, आरामदायक घर हैं, और हम वहां एक वास्तविक घर बनाने जा रहे हैं। जो कोई मेरे साथ है, अंदर आ जाओ। एक भी व्यक्ति झिझका नहीं। उन सभी चीजों के बाद जो उन्होंने मुझे करते हुए देखा था, मुझ पर उनका भरोसा पूर्ण था, लगभग अंधा था। 20 लोगों का एक काफिला उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता हुआ ब्लू बे समुदाय की ओर बढ़ा। जब हम ब्लू बे समुदाय के उत्तरी द्वार पर पहुंचे, दीवार पर मौजूद गार्डों ने हमें पहले ही देख लिया था। वे हमारे सुसज्जित काफिले को घूरते रहे, स्पष्ट रूप से विचलित हो गए। स्कार, क्या तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया? तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? स्कार, अब मेरा समर्पित दूसरा, अपनी पीठ सीधी की और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हम बॉस लियो के साथ साझेदारी पर बातचीत करने के लिए यहाँ हैं। आपके साथ साझेदारी? गार्ड ने गुर्राया। उस पर मैं वाहन से बाहर निकला और आगे की ओर चला गया। बॉस लियो को बताओ, मैंने शांति से कहा, कि इवान लिन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे समूह के केंद्र में देखकर वह बता सकता था कि मैं खारिज करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और एक क्षण की झिझक के बाद उसने इसे रेडियो पर प्रसारित कर दिया। जल्द ही उत्तरी गेट खुल गया और बॉस लियो अपने पीछे एक बड़ी भीड़ के साथ बाहर आए। शार्प ब्लेड स्क्वाड की कप्तान लीना भी शामिल है। बॉस लियो लगभग 40वें वर्ष का एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखें तेज, अहंकारी थी। वह हमारे काफिले में हमारा बिल्कुल नया गियर ले गया। हमारी तेज और पोषित नजर और आश्चर्य और लालच की झलक उसके चेहरे पर तैर गई। ठीक है, अगर यह युवा इवान लिन नहीं है। कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। आपको इतना सौभाग्य कहाँ से मिला? चलो छोटी सी बात छोड़े, बॉस लियो। मैं अपने लोगों को ब्लू बे समुदाय में स्थानांतरित करने के लिए यहाँ हूँ। बॉस लियो ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसने वर्षों की सबसे मजेदार बात सुनी हो। जोर से हंसना। इवान, क्या तुम बिस्तर के गलत तरफ जागे थे? ब्लू बे समुदाय मेरा क्षेत्र है। आपको अंदर चलने का अधिकार क्या देता है? यह, मैंने अपनी उंगलियां चटका ली। मेरे पीछे स्कार ने एक टोकरा उठाया और उसे खोला। सीलबंद, फैक्ट्री ताजा, संपीड़ित पटाखों से भरा हुआ। बॉस लियो की हंसी रुक गई। उसके पीछे सभी गार्डों ने तेज सांसें खींची। ब्लू बे समुदाय के पास मजबूत सुरक्षा थी, लेकिन एक बड़ी आबादी और लगातार भोजन की कमी थी। उनका दैनिक राशन काली रोटी के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं था। आपको यह सारा खाना कहाँ से मिला? आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह कहाँ से आया। मैं आपसे केवल एक बात पूछ रहा हूँ, सौदा या नहीं सौदा? बॉस लियो की आंखें चमक उठी। और आप किस प्रकार के सौदे का प्रस्ताव कर रहे हैं? सरल, मेरे लोग आते हैं, हम भोजन का एक हिस्सा प्रदान करते हैं, आप सुरक्षा संभालते हैं, हम समुदाय का सह प्रबंधन करते हैं। उस पर बॉस लियो की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। बच्चे, यह तुम्हारी बहुत भूख है। मैं इस आधार का नेता हूँ, भला मैं सत्ता क्यों साझा करूंगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कहीं से भी नहीं आया? ये मेरी शर्तें हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। जबरदस्ती ले लो? हाँ, आपके 20 कुछ लोगों के साथ? लीना। उनके आदेश पर लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड का प्रत्येक सदस्य एक साथ आगे बढ़े।
घातक इरादे की एक लहर ठंडी हवा की तरह उन पर बरस रही है। शार्प ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे का इक्का था। प्रत्येक सदस्य युद्धकठोर क्षमता वाला उपयोग करता था। मेरे लोग तुरंत तनाव में आ गए। केवल मैं झिझका नहीं। मैंने लीना की ओर देखा, वह महिला जिसने पहले एक बार मेरी मदद की थी। वह मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य था। कमांडर लीना, क्या आपको सचमुच लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? लीना एक क्षण के लिए शांत रही। फिर उसने कहा, मिस्टर लिन, आप स्पष्ट रूप से सक्षम हैं, लेकिन ब्लू बे कम्युनिटी में 200 सुरक्षाकर्मी हैं। जबरदस्ती अंदर आना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह एक वास्तविक चेतावनी थी। बॉस लियो संतुष्टि से मुस्कुराए। तुमने वो सुना? अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। अपना सारा भोजन सौंप दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को सामान्य निवासियों की तरह अंदर आने दूंगा। जहां तक तुम्हारे लोगों की बात है, उन्हें वहीं वापस भेज दो जहां से वे आए हैं। तो उसका उत्तर था, मेरी सारी आपूर्ति निगल जाओ और मेरे प्रति वफादार सभी लोगों को दूर भगाओ। बिल्कुल योजना। मैं मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे हमने बात करना खत्म कर दिया है। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे सबसे ऊंचे आवासीय टॉवर पर निशाना साधा। मैंने उनकी आंखों में देखा और एक एक शब्द कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। मुझे अंदर आने दो वरना मैं उस इमारत को गायब कर दूंगा। मेरे शब्दों ने पूरे दृश्य को एक भयानक सन्नाटे में डाल दिया। फिर यह गगनभेदी हंसी में बदल गया। बॉस लियो तब तक हंसे जब तक उनकी आंखों में पानी नहीं आ गया। लीना, तुमने यह सुना? यह सबसे मजेदार बात है जो मैंने पूरे साल सुनी है। लेकिन लीना हंसी नहीं। वह बस मुझे देखती रही। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और अपठनीय थी। किसी ने उसे बताया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं नहीं था। मैंने अपनी मुस्कान को फीका पड़ने दिया और उल्टी गिनती शुरू कर दी। बॉस लियो की मुस्कान ठिठक गई। हंसी मर गई। लोगों ने नजरें बदल ली। एक भयावह बेचैनी घर कर रही है। वह 30 मंजिला टावर ब्लू बे समुदाय का मील का पत्थर था और जहां सुरक्षा दल के अधिकांश परिवार रहते थे। जब मैंने 1 तक गिनती गिन ली तो बॉस लियो अंततः दहाड़ने लगे, पूरी तरह घबराए हुए, कोई साहस नहीं। तुम झांसा दे रहे हो, उसे नीचे ले जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने गिनती पूरी की, मैंने अपनी क्षमता का प्रयोग किया। 1 मीटर के भीतर किसी वस्तु को नहीं, बल्कि एक पल में उसकी सीमा को पूर्ण सीमा तक पहुंचा दिया। मैंने 100 मीटर दूर खड़े टावर पर निशाना साधा और मन में फुसफुसाया, रिफ्रेश हो जाओ। दुनिया ऐसे खामोश हो गई मानो सैकड़ों भयभीत दर्शकों की आंखों के सामने किसी ने मूक प्रहार किया हो। 30 मंजिला टावर शुरू हुआ। यह तीव्रता से टिमटिमा रहा था, जैसे कोई टेलीविजन अपना सिग्नल खो रहा हो। उसकी रूपरेखा धुंधली हो रही हो, पारभासी हो रही हो। केवल 1 सेकंड में पूरी इमारत और उसके अंदर मौजूद हर चीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जो कुछ बचा था वह एक नंगी, खाली नींव थी, जैसे कि वह वहां कभी थी ही नहीं। भीड़ में हर चेहरा स्तब्ध हो गया। भाव शून्य सदमे और आतंक में बंद हो गए, जिनके लिए कोई शब्द नहीं थे। बॉस लियो के आदमी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और हर दिशा में चिल्लाते हुए भागे, मानो दुनिया के अंत से भाग रहे हों। एरर 500, सर्वर एरर। एक 500 डॉट दैट्स एन एरर डॉट देयर वॉज एन एरर। प्लीज ट्राई अगेन लेटर डॉट दैट्स ऑल वी नो। एक भी शब्द बोलना। उनके 200 सुरक्षाकर्मी, उनका सबसे बड़ा गौरव, एक पल में ढह गया। लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड टूटे नहीं, लेकिन उनमें से हर एक के चेहरे पर सदमे और विस्मय के भाव उभरे हुए थे। उसके तांग कृपाण को पकड़ने वाला हाथ थोड़ा कांप गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों का नजारा बिल्कुल बदल गया था। अब वह नजर नहीं रह गई है जो एक सक्षम उत्तरजीवी को दी जाती है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जो मनुष्यों के बीच चलते हुए किसी देवता को देख रहा है। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और वहां चला गया जहां बॉस लियो जमीन पर गिरे पड़े थे। उसने मेरी ओर देखा, जैसे आप किसी राक्षस को देखते हैं। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अब क्या मेरे लोग अंदर आ सकते हैं? बॉस लियो ने कहा। बॉस लियो ने पागलपन से सिर हिलाया और रास्ते से हट गया। मैंने उस पर एक और नजर नहीं डाली। मैं स्कार और बाकी लोगों की ओर मुड़ा जो समान रूप से स्तब्ध थे। मैं स्थानांतरित। मेरी टीम सदमे से बाहर आ गई।
उन्होंने मेरी ओर पूजा के उत्साह से देखा। वे जानते थे कि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि वे एक पूरी इमारत को नष्ट कर देंगे। वह कैसी शक्ति थी? इस तरह के नेता के साथ सर्वनाश से बचना अब कोई सवाल नहीं था। हमारा समूह आगे बढ़ा। ब्लू बे समुदाय की प्रत्येक जोड़ी आंखें श्रद्धापूर्ण मौन से देख रही थी। जैसे ही हम अंदर आए, किसी ने भी हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं की। लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे आ गए, मानो हमें अंदर ले जा रहे हों। मैं जानता था, इस दिन से ब्लू बे समुदाय को एक नया मालिक मिल गया। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहला काम हिसाब किताब का निपटान करना किया। बॉस लियो और उसके आंतरिक घेरे, जिन्होंने सभी को धमकाया और उनका शोषण किया था, को बंद कर दिया गया। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने बस उनकी योग्यताएं छीन ली। मेरी ताज़ा करने की क्षमता विकसित होने के बाद अब जीवित प्राणियों पर लागू की जा सकती है। मैं किसी व्यक्ति के शरीर को तरोताजा कर सकता हूँ, उन्हें उनकी सबसे स्वस्थ स्थिति में बहाल कर सकता हूँ, और स्वाभाविक रूप से मैं उनकी क्षमता के मूल को ताज़ा भी कर सकता हूँ। जागृति से पहले इसे उसकी मूल स्थिति में वापस ला सकता हूँ। जब बॉस लियो एक पृथ्वी प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता से एक शक्तिहीन सामान्य व्यक्ति बन गए, तो उनकी आत्मा पूरी तरह से टूट गई। जहां तक लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड का सवाल है, मैंने उन्हें अपने पक्ष में लाने का फैसला किया। वे सच्चे योद्धा थे, जिनकी ईमानदारी अक्षुण्ण थी, जो सर्वनाश में एक दुर्लभ बात थी। लीना के सामने मैंने एक टैंक सेबर को ताज़ा किया जिसका ब्लेड युद्ध से टूट गया था और लुढ़क गया था। फिर लगभग समाप्त हो चुकी एंटीबायोटिक दवाओं के एक डिब्बे को ताज़ा किया, उन्हें फैक्ट्री ताज़ा स्थिति में बहाल किया। लीना ने यह सब देखा और अंततः समझ गई। मेरी क्षमता स्थानिक नहीं थी और यह पुनर्स्थापना नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं सकी। एक ऐसी शक्ति जो प्राकृतिक कानून के स्तर पर ही संचालित होती है। वह काफी देर तक चुप रही। फिर उसने अपना सिर मेरी तरफ झुकाया। आज से शार्प ब्लेड स्क्वाड, आदेश आपका है। मेरी कमान के तहत शार्प ब्लेड स्क्वाड के साथ मैंने वास्तव में ब्लू बे समुदाय को अपने हाथों में रखा। मैंने नए नियम स्थापित किए। हर किसी को, चाहे वह सक्षम उपयोगकर्ता हो या नहीं, अपने श्रम के योगदान के बदले में भोजन प्राप्त होगा। असीमित आपूर्ति के साथ मैंने तेजी से लोगों की वफादारी जीत ली। साथ ही मैंने समुदाय के हर बुरे तत्व को जड़ से उखाड़ फेंका। मेरे नेतृत्व में ब्लू बे समुदाय बदल गया, जीवंत और जीवन से भरपूर। मेरे माता पिता ने यह सब गर्व और शांत राहत के साथ देखा। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वास्तव में मेरी क्षमता क्या है। वे केवल इतना जानते थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और ऐसा व्यक्ति बन गया है जिस पर हर कोई निर्भर हो सकता है। एक समय आधार सुचारू रूप से चल रहा था। मैंने एक गहरा प्रश्न पूछना शुरू किया। मेरी क्षमता की वास्तविक सीमा कहाँ थी? ताज़ा नूडल्स, एक इमारत को ताज़ा करना। क्या मैं किसी जीवित व्यक्ति को ताज़ा कर सकता हूँ? मुझे एक सुरक्षा दल का सदस्य मिला जिसे एक लड़ाई के दौरान एक ज़ोंबी ने पंजे मार दिए थे और करवट लेना शुरू भी कर चुका था। सभी का मानना था कि वह बचाने से परे है। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। एक नरम सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी पीड़ा भरी चीखें धीरे धीरे कम हो गईं। उत्परिवर्तन स्पष्ट गति से कम हुआ। मैंने उसके घावों को करीब से देखा और मुझ में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। मैंने किया था, मैंने उसके शरीर को संक्रमण से पहले उसकी मूल स्थिति में ला दिया था। इसका मतलब था कि ज़ोंबी वायरस अब वहां नहीं था। अब मौत की सजा नहीं। तब नहीं जब मैं यहां था। इस खोज ने मुझे एक पूरी इमारत को मिटाने से कहीं अधिक उत्साहित किया। अगर मैं ज़ोंबी वायरस का इलाज कर सकता, क्या इसका मतलब यह है कि मैं और अधिक लोगों को बचा सकता हूं? शायद सर्वनाश का अंत भी हो जाए। मेरे अंदर एक भव्य योजना आकार लेने लगी। लेकिन इससे पहले मुझे एक निजी मामला निपटाना था। मैंने लीना को बुलाया और पूछा कि क्या उसके पास इन्फर्नो नामक उत्तरजीवी समूह के बारे में कोई हालिया जानकारी है। समूह का नेतृत्व ब्लेज ने किया, जो एक चरम डी रैंक पायरोकिनेसिस उपयोग करता है और जहां मेरी पूर्व प्रेमिका लिली पहुंची थी। लीना ने एक नक्शा निकाला और पूर्व दिशा में एक बड़े सुपरमार्केट की ओर इशारा किया।
हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने उस स्थान पर कब्जा कर लिया है। पूर्व दिशा में सबसे बड़ा गुट लीडर ब्लेज है, जो पीक डी रैंक पायरोकिनेसिस उपयोग करता है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक तैर गई। कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने जाएंगे। अगले दिन मैंने केवल लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड लिया। हमने एक ताज़ा बख्तरबंद ऑफरोडर को सीधे शहर के माध्यम से चलाया और सुपरमार्केट के बाहर रुक गए। सुपरमार्केट को एक मजबूत गढ़ में तब्दील कर दिया गया था। सशस्त्र गार्ड दीवारों पर तैनात थे। हमारे आगमन ने उन्हें तुरंत सतर्क कर दिया। वहां कौन है? अपने आप को पहचाने, लीना ने झुककर स्पष्ट रूप से पुकारा। ब्लू बे बेस। इवान लिन इन्फर्नो बेस ब्लेज के नेता से मिलने के लिए यहां आए हैं। गार्डों ने स्पष्ट रूप से पहले मेरा नाम नहीं सुना था। ब्लू बे बेस। वे जानते थे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद दरवाजे खुल गए। लाल चमड़े की जैकेट पहने एक आदमी बाहर चला गया और उसके ठीक पीछे एक आकर्षक मुस्कान के साथ लिली थी। कुछ महीने बीत चुके थे और लिली स्पष्ट रूप से अपने लिए अच्छा कर रही थी। उसने मुझे देखा, पलकें झपकाईं, फिर उसके चेहरे पर स्पष्ट अवमानना का भाव फैल गया। अच्छा देखो यह कौन है? इवान लिन। क्या गलत? इन्फर्नो में शामिल होने के लिए वापस रेंगते हुए वहां नहीं पहुंच सके? वह अब भी सोचती थी कि मैं वही बेकार दयनीय मलबे हूं जिसे वह पीछे छोड़ गई थी। ब्लेज ने मेरी ओर देखा और जब उसकी नजर मेरे पीछे लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी, उसके चेहरे पर थकान की एक झलक दिखी जो तुरंत तिरस्कार से दब गया। ब्लू बे बेस? यह कभी नहीं सुना। हम भटकने वालों को नहीं लेते। चूंकि हम सभी जीवित बचे हैं, इसलिए शिष्टाचारवश अपना वाहन और आपूर्ति छोड़े और बाहर निकले। उन्होंने यह बात अद्भुत अहंकार के साथ कही। उनके मन में उनकी डी रैंक पायरोकिनेसिस क्षमता ने उन्हें अछूत बना दिया था। लिली खुशी के साथ उसके कोटटेल पर सवार हो गई। तुमने यह सुना, इवान? पुराने समय की खातिर मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे आगे मत बढ़ाओ। अभी तुम जिस हालत में हो, तुम ब्लेज के जूते ले जाने के लायक भी नहीं हो। मैंने उसके आत्मसंतुष्ट छोटे छोटे चेहरे की ओर देखा और हंसा। लिली, क्या तुम्हें वह खाली नूडल कप याद है जो तुमने मुझ पर फेंका था? लिली ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं यह बात क्यों उठा रहा हूं। कौन सा नूडल कप? मुझे वह याद नहीं है। बस यहां से चले जाओ। आप रास्ते में हैं। मेरी मुस्कुराहट छूट गई। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद नहीं? मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आज तुम्हें इसे खिलाने के लिए यहां आया हूं। लिली ने ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसने अभी अभी अपने जीवन की सबसे बेतुकी बात सुनी हो, मेरी ओर इशारा करते हुए फूट फूट कर हंसना। इवान, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मुझे एक नूडल कप खिलाओ। किस आधार पर? ब्लेज ने अपनी बाहें पार कर ली और व्यंग्य किया। किसी छोटे से व्यक्ति के बड़े शब्द। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें ठीक ठीक बताना होगा कि यह गलती कितनी कष्टदायक है। इससे पहले कि शब्द फीके पड़े, एक धधकती हुई आग का गोला उसकी हथेली में समा गया और विकीर्ण हो गया। प्रचंड गर्मी। शार्प ब्लेड दस्ता तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ गया। केवल लीना और मैं ही पूरी तरह शांत रहे। उसके हाथ में आग का गोला देख रहा हूं। मैंने अपना सिर हिला दिया। क्या आपके पास बस इतना ही है? दयनीय। मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लेज की हथेली में गरजता हुआ आग का गोला हवा में मोमबत्ती की तरह बुझ गया। एक हल्के कश के साथ वह गायब हो गया। ब्लेज के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह अविश्वास से अपनी खाली हथेली को देखता रहा। अभी क्या हुआ? मेरी आग कहाँ है? उसने अपनी क्षमता को फिर से जगाने की कोशिश की, बार बार, लेकिन लौ की हल्की सी झलक भी नहीं आई। उनकी बेशकीमती डी रैंक पायरोकिनेसिस क्षमता खत्म हो गई थी। क्या? तुमने मेरे साथ क्या किया? ब्लेज ने मुझ पर कांपती हुई उंगली मारी। उसकी आवाज घबराहट से टूट रही थी। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने बस अपनी नजर लिली की ओर घुमाई जो डर से पीली पड़ गई थी। अब किस आधार पर? लिली के होंठ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ था।
लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि ब्लेज की भयानक क्षमता ने मेरे सामने काम करना बंद कर दिया था। डर ने उसका हर शब्द छीन लिया था। लीना ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और मेरे पैरों पर गिरा दिया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिरी, सिसकने लगी और आंसुओं और थूथन के माध्यम से भीख मांगने लगी। मैंने तमाशा देखा और कुछ भी महसूस नहीं किया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। एक चपटा इंस्टेंट नूडल कप, गोमांस के स्वाद वाला, बिल्कुल वही जो उसने मुझ पर फेंका था। मैंने इसे इतने समय तक रखा था। मेरे हाथ में खाली कप एक पल में नूडल्स का बिल्कुल नया सीलबंद कप बन गया। मैंने इसे फाड़ दिया और नूडल केक और सीजनिंग के पैकेट खाली कर दिए। केवल खाली कागज का कटोरा छोड़कर, जिसे मैंने लिली के सामने रख दिया। लिली ने जमीन पर पड़े खाली कटोरे को देखा। उसका चेहरा किसी लाश से भी बदतर लग रहा था। वह जानती थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। कांपते हाथों से उसने कटोरा उठाया और सबके देखते देखते उसने खुद को इसे खाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू और बलगम की धारियां बह रही थी। ब्लेज ने पूरे दृश्य को प्रकट होते देखा और अंततः समझ गया। आखिर उसने किस तरह के व्यक्ति को उकसाया था। उसके पैर उसके नीचे से छूट गए और वह भी घुटनों तक डूब गया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी नजर लिली पर थी। तब तक चुपचाप देखती रही जब तक उसने कटोरे का हर आखिरी टुकड़ा, रैपर और सब कुछ निगल नहीं लिया। इन्फर्नो बेस का पतन मेरी अपेक्षा से भी अधिक सरल था। उनके नेता टूट गए हैं और उनकी क्षमता के कारण उपयोगकर्ता इस बात से भयभीत है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने लगभग बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने दोनों आधारों को मिला दिया। ब्लू बे बेस शहर के पूर्वी हिस्से में सबसे शक्तिशाली उत्तरजीवी गुट बन गया। आखिरकार लिली का मामला शांत हो गया। मैंने अपनी सारी ऊर्जा आधार विकसित करने और अपनी क्षमता की सीमाओं पर शोध करने में लगा दी। अगर यह बात फैल गई कि मैं ज़ोंबी वायरस का इलाज कर सकता हूँ, तो यह पूरी दुनिया को हिला देगा। जब तक मैं अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गया, उस राज को दफन ही रहना था। मैंने एक गुप्त चिकित्सा प्रयोगशाला की स्थापना की, मेरे माता पिता द्वारा प्रबंधित, उन लोगों के इलाज के लिए समर्पित जो संक्रमित थे लेकिन फिर भी बचाए जा सके। प्रत्येक व्यक्ति जिसे मैंने ठीक किया वह अत्यंत आभारी हो गया और मेरे सबसे समर्पित समर्थक थे। मेरा प्रभाव स्नोबॉल की तरह बढ़ गया, बिना किसी को इसका एहसास हुए विस्तार करना। रास्ते में मुझे अन्य बचे हुए गुटों का सामना करना पड़ा। जो लोग सहयोगी थे, उन्हें मैंने आपूर्ति और सहायता की पेशकश की। जो शत्रु थे उन पर मैंने कोई दया नहीं दिखाई। इवान लिन नाम एक किंवदंती बन गया। कुछ लोगों ने मुझे जीवन बचाने वाला भगवान कहा, दूसरों ने मुझे एक राक्षस कहा जिसने उन्हें समाप्त कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, कोई भी एक सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। मैं इस सर्वनाश के शीर्ष पर खड़ा था। सर्वनाश के 5वें वर्ष में ब्लू बे बेस विकसित हो गया था। 1 लाख लोगों का एक विशाल शहर। हमारे पास पूर्णतः विकसित रक्षा प्रणाली थी, आत्मनिर्भर कृषि और बहाल व्यवस्था के साथ एक कामकाजी समाज। यहाँ लोग फिर मुस्कुराए। और मैं, इस शहर का निर्माता और संरक्षक, शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता हूँ। मेरा अधिकांश समय शहर के केंद्र में सबसे ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर बीता। मैंने जो कुछ भी बनाया था उस पर नजर रख रहा हूँ। मेरी क्षमता बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी, मान्यता से परे। अब मुझे कुछ भी छूने की जरूरत नहीं रही। मैं अपनी दृष्टि की सीमा के भीतर सब कुछ ताजा कर सकता हूँ। मैं बंजर जमीन को ताजा कर सकता हूँ और उसे उपजाऊ बना सकता हूँ। मैं किसी दूषित जल स्रोत को ताजा कर सकता हूँ और उसे साफ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति एक सच्चे ईश्वर की शक्ति के और भी करीब आती जा रही थी। लीना अब आशा शहर की सर्वोच्च सेनापति थी। वह मेरे पीछे खड़ी हुई और अपनी रिपोर्ट दी। हे प्रभु, पश्चिम से ज़ोंबी भीड़ आ रही है। इसके केंद्र में कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। एक संवेदनशील एस रैंक उत्परिवर्ती ज़ोंबी। एस रैंक सर्वोच्च स्तर की तबाही है जो सर्वनाश उत्पन्न कर सकता है। यह पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। उन शब्दों पर मेरी नजर दूर तक फैली और मैंने इसे देखा। आसमान में लाखों करोड़ों लाशों का काला ज्वार उमड़ रहा है और इसके केंद्र में एक सम्राट की तरह हड्डियों के सिंहासन पर बैठा हुआ है।
एस रैंक उत्परिवर्ती। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी निगाहें मुझे भाप रही हों। दूर तक लाल रंग की आंखें मेरी आंखों से मिली। मानसिक दबाव की एक कुचलने वाली लहर 100 मील तक मेरी ओर बढ़ी। लीना ने दबी हुई घुरघुराहट निकाली। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने बस हल्के से हाथ हिलाया और दबाव शून्य में विलीन हो गया। क्या आप तैयार हैं? लीना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें स्थिर और दृढ़ थी। उम्मीदों का शहर आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल अंत तक। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, हम गिरने वाले नहीं हैं। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा और शहर के हर व्यक्ति पर यह सर्वनाश, इसके अंत का समय आ गया है। मैं आशा के शहर से अकेले ही निकल पड़ा और नगर की दीवार पर खड़ा हो गया। एरर 500, सर्वर एरर 1500 दैट्स एन एरर देयर वाज एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर दैट्स ऑल वी नो। शहर के अंदर 1 लाख नागरिकों ने विशाल स्क्रीन के माध्यम से मुझे देखा। वे तनाव में थे, डरना, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। एस रैंक म्यूटेंट ने ऐसी चीख निकाली जो किसी की आत्मा को चीर सकती है, और भीड़ को अपना पूरा हमला शुरू करने का आदेश दिया। मैंने धीरे से दोनों हाथ चौड़े कर दिए, मानो मेरा अभिप्राय पूरी दुनिया को गले लगाने से है। देखने वाले सभी लोग सोचते रहे मैं दुनिया को खत्म करने वाला कोई हमला करने वाला था, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर हत्या का कोई इरादा नहीं था, केवल एक शांत करुणा। मेरी योग्यता कभी विनाश के लिए नहीं थी, यह पुनर्जन्म के लिए था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्ति की हर आखिरी बूंद छोड़ दी। कुछ भी वापस नहीं रखना, किसी एक ज़ोंबी को निशाना बनाकर नहीं, किसी एक क्षेत्र पर लक्ष्य नहीं, लेकिन इसका लक्ष्य इस संपूर्ण टूटी फूटी नष्ट हो रही दुनिया को निशाना बनाना था। समय मानो रुक गया हो। एक सफेद रोशनी, सभी वर्णनों से परे विशाल और सौम्य, मुझसे बाहर की ओर विकिरण हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। जहां भी रोशनी छूती, उग्र लाशें अपने रास्ते पर रुक गईं। उनके क्षयकारी शरीर ठीक होने लगे, उनकी धुंधली आंखें साफ हो गईं, और उनकी दृष्टि में हिंसा और रक्तपात का स्थान भ्रम ने ले लिया। और मानवता, सारी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया और कोमल हरी घास फटी हुई मृत भूमि के माध्यम से ऊपर धकेल दी गई। धूसर धुंध छंट गई। एक गहरे नीले आकाश का खुलासा जिसे दुनिया ने वर्षों से नहीं देखा था। एस रैंक उत्परिवर्ती अपने अस्थि सिंहासन पर बढ़ती भयावहता के साथ अपने ही शरीर को बदलते देखा। इसने अपने पास मौजूद हर चीज से मुकाबला किया, लेकिन ये रुक नहीं सका। किसी शक्ति की शक्ति दुनिया के नियमों में ही निहित होती है। अंत में इसे भी मानव रूप में बहाल कर दिया गया। अपने ही हाथों को हतप्रभ होकर देख रहा है। सारा संसार तरोताजा हो गया था। वायरस से संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ गया। सर्वनाश से बिखरा हर परिदृश्य फिर से जीवंत हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो 5 साल का दुःस्वप्न एक सपने के अलावा और कुछ नहीं था। उम्मीदों के शहर के अंदर एकदम सन्नाटा था। हर कोई अपनी स्क्रीन के माध्यम से घूर रहा था। इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध अविश्वास हो गया। कितना समय बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक व्यक्ति खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगा। फिर एक और, जब तक जश्न की गर्जना ने पूरे शहर को हिला नहीं दिया और पुनर्जन्म वाली दुनिया भर में गूंज उठा। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार पर खड़ा था और गर्म हवा महसूस कर रहा था। मैं घूम गया और मैंने लीना को देखा। मैंने अपने माता पिता को देखा। मैंने खुशी और आशा से भरे अनगिनत चेहरे देखे। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने नूडल कप हमेशा ताजा हो सकता था, और इसलिए मेरे पैरों के नीचे की दुनिया हो सकती है।